हाँ जी, नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस में। नेशनल इनकम हम पढ़ रहे थे। नेशनल इनकम को ये बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका इंडियन इकोनॉमी सिलेबस का पहला पोर्शन है उसमें एक टॉपिक नेशनल इनकम ने उठाया था। कहने को नेशनल इनकम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग कॉन्सेप्ट भी हम देखते हुए चल रहे हैं। NCERT से हम पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स से हम पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। आप क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लेते हुए चल रहे हैं। कल हमने एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। कल हमने वस्तुओं के बारे में देखा था। वस्तुएं क्या होती हैं, कंज्यूमेबल गुड क्या होते हैं, अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड क्या होते हैं, कैपिटल गुड क्या होते हैं, फिर टिकाऊ और गैर टिकाऊ यानी कंज्यूमेबल, ड्यूरेबल्स क्या होते हैं और नॉन ड्यूरेबल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा था। इसके बाद हम आ गए थे GDP के बारे में हमने देखा था। फिर हमने डेप्रिसिएशन समझा था, डेप्रिसिएशन होता क्या है और होता क्यों है। डेप्रिसिएशन के बाद हमने NDP देखा था। फिर हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे, उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे। इसमें हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे। लैंड यानी भूमि, लेबर यानी मजदूरी या मजदूर, मनी यानी मुद्रा, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। लैंड से मिलता है रेंट, लेबर को देनी पड़ती है वेजेस, मनी से मिलता है इंटरेस्ट, और उद्यमिता से मिलता है प्रॉफिट। हमने ये 4 चीज़ें भी समझी थी। इसे हमने विप्र नाम दिया था और इसे हमने LLME नाम दिया था। आज जो हमें देखना है वो हम देखेंगे आय का। राष्ट्रीय आय हमारा टॉपिक है। वर्तुल प्रवाह। वर्तुल प्रवाह का मतलब होता है सर्कुलर फ्लो। एक इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो क्या होता है, आज हम वो चीज़ देखेंगे। फिर हम GDP को कैलकुलेट करने के तरीके देखेंगे, मेथड्स। और इसमें इन GDP को कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं उनमें एक तरीका है इनकम मेथड। हम इनकम देखेंगे। इनकम से हम चलेंगे नेशनल इनकम पर। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय पर जो आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक ये है, लेकिन ये जो भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ से सब क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों के। नेशनल इनकम से हम चलेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पर, पर्सनल इनकम पर, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर। फिर हम देखेंगे GDP डिफ्लेटर, और ये हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सराउंडिंग में 1-2 चीज़ें और देखेंगे। कल हमने आय का वर्तुल प्रवाह तक देखा था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, NCERT को ही उठाते हैं। डेप्रिसिएशन हमने देख लिया था, एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, बेसिक्स हमने समझा था। आय का वर्तुल प्रवाह और आय गणना की विधि। आय का वर्तुल प्रवाह ये मनी फ्लो नहीं है, इनकम का फ्लो है, इनकम का सर्कुलर फ्लो। अब इनकम का सर्कुलर फ्लो क्या होता है, कैसे किसी इकोनॉमी में इनकम यानी कि जो फैक्टर मिल रहा है वो आगे किस तरीके से व्यक्ति यूज करता है और इकोनॉमी किस तरीके से पूरी बनती है, वो हम समझेंगे। पूर्व खंड में अर्थव्यवस्था के संबंध में जो वर्णन किया गया उससे हम कुल मिलाकर यह जानने में सक्षम हो गए हैं कि कोई सरल अर्थव्यवस्था सरकार, बाह्य व्यापार अथवा किसी बचत के बिना किस प्रकार कार्य करती है। हमने देख लिया, अभी तक हमने देखा था, तो हमने देखा था कि कौन सी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। इससे पहले भी 1-2 चीजें देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने लास्ट स्लाइड पढ़ी थी। वस्तुओं की खरीद क्षमता किससे आती है, आय से। मेरे पास जब आय होगी तभी मेरे पास खरीदने की क्षमता होगी। आय की प्राप्ति के साधन हमने 4 देखे थे, जो कि थे विप्र मिलता है, और किससे मिलता है, लैंड, लेबर, मनी और एंटरप्रेन्योरशिप से विप्र मिलता है, यानी वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट। संक्षेप में, उत्पादनों के कारकों के स्वामी के रूप में लोग जो आय प्राप्त करते हैं उनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की मांग की पूर्ति के लिए करते हैं। देखिए,
मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने किराए पे चला रखा है। आपकी आय का साधन वो किराए से आने वाली आय है। तो आपके पास लैंड थी तो आपने किराया दिया, ठीक है, तो आपकी आय का साधन बना। या फिर आप किसी संस्थान में नौकरी करते हैं, किसी पेशे में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी पेशे में जहाँ पर आपको सैलरी मिलती है या आपके काम के बदले में आपको पैसा मिलता है। तो वो हो गया आपका क्या, आपने लेबर वर्क किया। वो लेबर वर्क का मतलब कुछ भी वर्क हो सकता है, उसके बदले में आपको वेजेस मिले। या फिर आपने किसी व्यक्ति को आप पैसे उधार दिए और उससे आने वाला ब्याज आपकी आय हो गई है। 3 चीज़ें हो गई। या फिर आपने खुद ने बिजनेस लगाया और उससे एंटरप्रेन्योरशिप आपने की और उससे जो आपके पास प्रॉफिट मिला वो आपकी आय होगी। आय इन 4 तरीकों से ही काउंट की जा सकती है। अब ये 4 तरीके अपने आप में सर्कुलर कैसे हैं वो हम देखते हैं। आय का वर्तुल प्रवाह देखते हैं। यहाँ हम एक वर्तुल प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो को देखते हैं जो बाजार के माध्यम से सुगम बनता है। कैसे बनता है देखेंगे। उत्पादन प्रक्रम के संचालन के लिए उत्पादन के कारकों की मांग जो फर्म करती है उससे लोगों के अदायगी का सृजन होता है। आप देखिए एनसीईआरटी के साथ दिक्कत बस यही है कि एनसीईआरटी आसान चीज़ को बड़ा मुश्किल बना देती है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्लिष्ट है, लेकिन जो इसको अगर आपने इस लेक्चर के बाद इसको एक बार पढ़ लिया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, हम उसको देखेंगे। देखिए फर्म का मतलब हुआ कोई कंपनी जो कोई बिजनेस कर रही है या कुछ भी काम कर रही है। फर्म परिवारों को उसके उत्पादक कार्यकलाप जिसका वह निष्पादन करता है के लिए भुगतान करती है। तो फर्म क्या करेगी, ये कोई फर्म है, ये कोई फर्म है, ये एक फर्म है और ये एक क्या है, परिवार है। परिवार है। इस परिवार को मैं इंग्लिश में बोलूंगा हाउस होल्ड। आप ये मानिए कि इकोनॉमी में केवल ये 2 ही चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है। एक इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी एक देश है ऐसा मान लीजिए जिसमें एक फर्म है और एक परिवार है। इन दोनों में से पहले क्या आया होगा, अंडा या मुर्गी? तो पहले परिवार बना होगा, परिवार में से ही किसी ने फर्म बनाई होगी। मैं मान लेता हूँ एक ही परिवार है, उसमें से किसी ने फर्म बनाई है। अब ये फर्म और परिवार को अलग अलग कर दीजिए, मतलब ये ना मानिए कि परिवार की फर्म है, आप अलग अलग कर दीजिए। अब ये जो फर्म है, इस फर्म में, ये फर्म में काम क्या होगा, ये इस फर्म में वो काम होगा जो इस परिवार की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ और है ही नहीं। केवल इस परिवार को अगर ब्रेड चाहिए तो ये फर्म ब्रेड बनाएगी, इस परिवार को अगर साइकिल चाहिए तो ये फर्म साइकिल बनाएगी। तो ये फर्म किस चीज़ का उत्पादन करेगी, जो इस परिवार की आवश्यकता है। इस फर्म में काम कौन करेगा, जो इस परिवार के लोग हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ये कहाँ से होता है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यहीं से देखते हैं। तो इस परिवार की आवश्यकताओं को इस फर्म ने पूरा किया। इस परिवार को इस फर्म ने सैलरी दी। इस परिवार ने क्या दिया, इस परिवार ने दी मजदूरी यानी लेबर इस परिवार ने प्रोवाइड कराई। और इस परिवार ने क्या किया, फर्म के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदा। तो परिवार ने और क्या दिया, इस फर्म को पैसे दिए। समझ पा रहे हैं आप? फर्म ने कुछ बनाया, पेन बनाया, इस परिवार की पेन की आवश्यकता थी, पेन बनाया किसने, परिवार के लोगों ने। अभी हम ये मान के चल रहे हैं केवल 2 ही चीज़ हैं। तो ये सर्कुलर फ्लो जो है इसमें ही हम बात करेंगे। इसमें हम क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हम समझने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन जितना भी हो रहा है, वो सारा खर्च कर दे रहा है परिवार। यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को, पूरे के पूरे प्रोडक्शन को कौन कर रहा है, परिवार कर रहा है। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतने की उतनी क्या जा रही है, यहाँ पर आय जा रही है, यानी इनकम जा रही है। उस आय को वो वापस किस चीज़ में खर्च कर दे रहा है। यानी कि हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कोई बचत नहीं है, कोई बचत नहीं है और कोई बाहरी व्यापार नहीं है। समझने के लिए हम ये लेकर चल रहे हैं। बाहरी परिवार लिख दिया मैंने, बाहरी व्यापार, बाहर के किसी देश से, किसी राज्य से, किसी और इकोनॉमी से कोई व्यापार नहीं हो रहा है। ये 2 कंडीशन हमने मान के चली है। अब देखिए
फर्म परिवारों को उसके उत्पादक कार्यकलाप जो परिवार ने उत्पादन किया है जिसका वह निष्पादन करता है के लिए भुगतान करती है, तो फर्म उसको भुगतान करेगी। यानी कि लेबर आए हैं काम करने, इंजीनियर्स आए हैं परिवार से, तो उनको पेमेंट देगी। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान 4 प्रकार के मौलिक योगदान दिए जा सकते हैं। मानवीय मौलिक योगदान दिया जा सकता है, यानी श्रम के बदले मजदूरी दी। परिवार ने अगर अपनी ज़मीन फर्म को लैंड लगाने के लिए दी है तो वो रेंट पे करेगा। फिर अगर उद्यम वृत्ति है तो उसका लाभ मिलेगा, और अगर भूमि है तो उसका रेंट मिलेगा, तो पूंजी है तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक सरलीकृत तरीका है इस वर्तुल प्रवाह को समझने का। हम थोड़ा सा और आगे चल के समझते हैं कि वर्तुल प्रवाह होता क्या है। ये देखिए, यहाँ आइए, ये इस फर्म ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं की प्रोडक्शन किया, और वस्तुएं और सेवाएं किसको बेची, ये ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए इस ग्राफ के ऊपर। वस्तुएं और सेवाएं किसको बेची हैं? वस्तुएं और सेवाएं बेची हैं परिवार को। इस परिवार ने इसके बदले में क्या किया? ये वस्तु और सेवाएं जो परिवार के पास आई, पेन आया, साइकिल आई, बाइसिकल आई, कुछ भी आया, उसके बदले में परिवार ने क्या किया? खर्चा। ये खर्चा किसको दिया परिवार ने? फर्म को। अब ये खर्चे के लिए परिवार के पास पैसा कहाँ से आया? परिवार के पास पैसा कहाँ से? परिवार के लोग यहाँ पर फर्म में कर रहे हैं काम, तो परिवार ने क्या किया? परिवार ने यहाँ पे सेवाएं दी, कारक अदायगी, काम यानी लैंड, लेबर, या तो लैंड दी जिस पे फर्म लगी, या फिर परिवार के लोग इसमें काम करने गए यानी मजदूरी यानी लेबर, या फिर हो सकता है कि मनी दिया हो। तो ये इन्होंने फैक्टर दिए। क्या फैक्टर दिए? कारक दिए। जो कारक, उत्पादन के कारक की हम बात करते हैं, उन कारकों के बदले में जो पैसा गया वो परिवार के पास गया। एक बार मैं अंतिम रूप से वापस समझा देता हूं। ये फर्म है, फर्म, और यह है परिवार। फर्म ने परिवार को बेची गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बदले में परिवार ने किया एक्सपेंडिचर यानी कि पैसा दिया होगा। जो चीज़ इन्होंने बनाई, इन्होंने खरीदी, तो खरीदने के बदले में पैसा दिया। अब बताती है इनके पास पैसा कहाँ से आया? तो फर्म को परिवार ने कारक सेवाएं दी। फर्म में आदमी कौन काम करेंगे? फर्म कोई आदमी तो है नहीं, फर्म तो एक एंटिटी है जो कागजों पे है। ये जो कारक सेवाएं फर्म को दी, इसके बदले में फर्म ने परिवार को क्या दिया? फर्म ने परिवार को इनकम दी, यानी कि खर्चा करने योग्य क्षमता बनाने के लिए कारक सेवाओं की कारक अदायगी दी। कारक अदायगी, ये हुआ आय का वर्तुल प्रवाह। अब देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए कि हमने इसको क्यों समझा है। आय का वर्तुल प्रवाह यहाँ पर खत्म होता है। अब देखिए, एक बार अब आप इस चीज़ को पढ़िएगा। मैं रीडिंग कर देता हूँ, केवल एक रीडिंग मार रहा हूँ, समझा मैंने दिया है। वो रीडिंग भी इसलिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरे शब्दों में उत्पादन के कारक, ये इससे पहले इधर आ जाइए। हाँ, इस सरलीकृत अवस्था में सिर्फ एक तरीका है जिसमें परिवार अपनी आय का निपटान कर सकते हैं, नामतः है वह अपनी समस्त आय को घरेलू फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर सकते हैं। जो उनकी आय हुई वो उसने कहाँ खर्च कर दी? उस फर्म ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनको खरीदने में खर्च कर दी। उनकी आय के निपटान, आय का निपटान का मतलब आय को कैसे खर्च कर रहे हैं, निपटान के अन्य मार्ग बन रहते हैं। अभी हमने सेविंग वगैरह कुछ नहीं करी है। मान लीजिए 100 रुपये इनकी आय थी, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ सेविंग की है। हम मान के चल रहे हैं कि बचत नहीं है अभी कुछ भी, जो आया सब खर्च करना है। अन्य मार्ग बन रहते हैं। परिवार बचत नहीं करते हैं और वह नई सरकार को कोई अदा करते हैं, ना टैक्स है ना फाइन है, कुछ भी नहीं है, केवल खरीदना बेचना है, इनिशियल स्टेज है। क्योंकि अभी कोई सरकार भी नहीं है। सरकार कब आती है? सरकार सोशल स्ट्रक्चर में, सोशियोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि सरकार बहुत लेटर स्टेज पे आती है, गवर्नमेंट बहुत लेटर स्टेज पे आती है। पहले स्टेट ऑफ नेचर होता है, इनिशियल स्टेज में कोई सरकार नहीं है, ना ही वस्तुओं का आयात करते हैं, बाहर से भी कोई अर्थव्यवस्था से कॉन्टैक्ट नहीं है, तो बाहरी व्यापार नहीं होता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन के कारक 4 कारक हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, मनी, एंटरप्रेन्योरशिप। अपने पारिश्रमिक का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर करता है जो उत्पादन में सहायक होते हैं। अर्थव्यवस्था के परिवारों का समस्त उपभोग फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर, यानी कि जो उनके पास आय आई सबका सब उन्होंने खर्च कर दिया। अतः विक्रय संप्राप्ति के रूप में अर्थव्यवस्था की समस्त आय उत्पादकों के पास पुनः वापस आ जाती है। अब जो उत्पादक हैं
उनके पास यानी फर्म के पास, फर्म ने जो उत्पादन किया उसके बदले में लेबर को पैसे दिए, वेजेस दिए, उन लेबर ने जो पैसे आए उससे वापस फर्म से खरीदा, तो ये केवल उनके पास वापस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस यही है। 100 रुपये फर्म के पास थे, फर्म ने 100 रुपये वेजेस में दे दिए, प्रोडक्शन किया उसका, वेजेस वालों ने 100 रुपये का सामान वापस खरीद लिया। तो ये सर्कुलर फ्लो है। अब देखते हैं हम, इसमें कोई लीकेज नहीं है। फर्म द्वारा कर अदायगी के रूप में वितरित राशियों का कुल योग और उनके द्वारा विक्रय संप्राप्ति में प्राप्त में कोई अंतर नहीं होता है। अब हम इसमें समझते हैं कि हमने ये पढ़ा क्यों है। देखिए रेखा चित्र 2.1 में सबसे ऊपरी तीर कौन सा है? व्यय का, ए, इसको नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है बी और इसको नाम दिया है सी। 3 चीजों पे हमें फोकस रखना है। जो परिवार को, सबसे ऊपरी तीर क्या बता रहा है कि परिवार ने फर्मों से सामान खरीदने के एवज में जो पैसा दिया है उसको दर्शा रहा है। परिवार को फर्म से जोड़ती है, फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर परिवार के व्यय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहला तीर। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा तीर बता रहा है कि फर्म ने जो परिवार को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की हैं वो बताया, उसका मॉनिटरी रूप ए है। यह फर्म से परिवार की तरफ प्रवाहमान वस्तु और सेवाओं को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में ये जो कि परिवार के व्यय, संक्षेप में ऊपर के 2 तीर क्या बताते हैं ये देखने, वस्तुओं और सेवाओं के बाजार को प्रदर्शित करते हैं। देखिए हम ये पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम जीडीपी पे पहुंचना चाह रहे हैं। जीडीपी क्या होती है? ऊपर का तीर वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के प्रवाह को बताता है और नीचे का तीर वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को बताता है। अब जो तीसरा तीर है वो क्या बताता है? ये बताया वस्तुओं और सेवाओं के यानी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और ये वाला जो फैक्टर है ये किसके लिए है? फैक्टर कॉस्ट के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के लिए। तो देखिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे यदि हम सभी फर्मों द्वारा, अब ये तो एक फर्म थी एक परिवार था, सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रवाह का मापन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखिए हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो जीडीपी कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे और अलग अलग तरीके से हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। यह विधि देखिए, यानी कि अगर मुझे इस इकोनॉमी की जीडीपी निकालनी है, इस इकोनॉमी जो सर्कुलर इकोनॉमी थी, मैं कहता हूँ सर्कुलर इकोनॉमी की मुझे जीडीपी निकालनी है। ये सर्कुलर इकोनॉमी जो हमने देखी जिसमें एक फर्म है और एक परिवार है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मान लीजिए ये फर्म थी और ये हाउस होल्ड था। इस हाउस होल्ड ने कुछ सामान खरीदा फर्म से 100 रुपये का, 100 रुपये का कुछ सामान खरीदा, तो फर्म ने सामान इसको जो बेचा होगा, कितने रुपए का सामान बेचा होगा? 100 रुपये का। इस 100 रुपये का सामान इन्होंने बेचा, हम ये मान के चल रहे हैं अभी कोई प्रॉफिट नहीं है, केवल सब चीजें चल रही हैं। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, यानी कि चारों फैक्टर, लैंड भी दी, लेबर भी दी। वो कितने की दी? 100 रुपये की। तभी तो कोई बिना प्रॉफिट के वापस उतने में बेच दिया। फिर इसने इनके बदले में इसको इंटरेस्ट दिया होगा, वेजेस दिया होगा, विप्र दिया होगा, वो भी कितना दिया होगा? मैं किसी भी मेथड को पकड़ूं तो उत्तर मेरा 100 रुपये ही आएगा। यही है जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके। क्या तरीके? पहला तरीका है परिवार द्वारा किया गया खर्च निकाल लूं मैं, तो इसे मैं कहूंगा व्यय विधि। क्या विधि कहूंगा? व्यय विधि। ठीक है। दूसरा मेथड है कि इन्होंने जो वस्तुओं और सेवाएं बेची, फिर वापस मिली, फिर वापस बेची, फिर वापस मिली, वैल्यू एडिशन कैसा हो रहा है, इसे मैं कहूंगा जीवीए मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। और तीसरा मैं कहूंगा फर्म की या फिर इनकी हाउस होल्ड की जो आय है, ये आय कितनी है, इस आय को अगर मैं जोड़ दूं, सबकी आय को मैं जोड़ दूं, तो इसको मैं कहूंगा इनकम मेथड। क्या कहूंगा? ये 3 मेथड हैं जीडीपी निकालने के, इसलिए हमने सर्कुलर विधि को पढ़ा था। अब ये 3 मेथड कैसे हैं, एक बार हम रीडिंग लगा लेते हैं। देखिए यहां आ गया। देखिए यदि हम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य का
अब एक वर्ष के दौरान आकलन करना चाहें तो आरेख में निर्देशित किसी भी बिंदु रेखाओं पर अंकित प्रवाह का वार्षिक मूल्य की माप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक वर्ष में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो देखना है। तो ऐसे, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब मुझे निकालना है जीडीपी कैसी होगी, तो कैसे निकाल सकते हैं। यदि हम सभी फर्मों द्वारा, एक फर्म थी ऐसे सभी फर्म है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, जो अंतिम वस्तुओं और सेवाएं इन्होंने उत्पादन किया है, जो बेची हैं परिवारों को, के समस्त मूल्यों को जोड़ दें का मूल्यांकन करते हुए, यानी ए पर, ए जो ऊपर वाला व्यय जितना कर रहे थे पर मापन कर सकते हैं। यह विधि व्यय विधि कहलाएगी। यदि हम बी पर, बी क्या था, बी था ऊपर वाला, तो ए वस्तुओं और सेवाओं वाला था। बी पर सभी वस्तु फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों की माप करते हैं, तो यह विधि उत्पाद विधि यानी प्रोडक्शन विधि, जिसको जीवीए विधि कहते हैं। सी पर सभी कारक अदायगियों के कुल योग का मापन आय विधि कहलाता है। यानी कि जो हमने ये देखा है, अगर मुझे निकालना है जो पहला, यानी कि ए पर ए से मैं निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, सब हम ये देख लेता हूं कि कितना खर्चा हुआ है। मान लीजिए ये फ़ोन किसी इकोनॉमी में बना, ये पेन किसी इकोनॉमी में बना, कुछ और चीज़ें किसी इकोनॉमी में बनी है। अब मैं चाहता हूँ जीडीपी निकालना, तो या तो मैं एक काम करूँ, मैं ये देख लेता हूँ कि यार अंतिम वस्तुएं और मूल्यों पे लोगों ने कितना खर्च किया है, टोटल खर्च निकाल लेता हूँ, उतना ही प्रोडक्शन हुआ होगा तो वो हो गया मेरी जीडीपी। या फिर मैं कहूँ कि यार उन्होंने जो खर्च किया वो तो ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि प्रोडक्शन कितना किया गया, उससे निकालूंगा तो वो भी, उसका टोटल कर लूंगा तो वो भी जीडीपी। या फिर मैं कह देता हूँ कि सबने मिलके कमाया कितना, फर्म ने कितना कमाया और उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी उसमें उन्होंने कितना कमाया, तो अगर मैं दोनों का कमाया हुआ जोड़ लूँ तो इनकम जुड़ जाएगी, तो वो भी जीडीपी हो जाएगी। तो ये 3 मेथड है, इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 मेथड है। आइए अवलोकन कीजिए, अर्थव्यवस्था का समस्त व्यय उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित समस्त आय के बराबर होना चाहिए। यानी कि कुल आय, किसी अर्थव्यवस्था में कुल आय और कुल व्यय ये बराबर होना चाहिए, कुल आय और कुल व्यय बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि कुल खर्चा कुल व्यय अर्थव्यवस्था में हुआ 100 रुपये, 100 रुपये का सामान लोगों ने खरीदा, 100 लोग, जो लोग, जिन लोगों ने सामान खरीदा वो 100 रुपये का सामान खरीदा। परिवार का ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है, इस हाउस होल्ड ने जो सामान खरीदा वो 100 रुपये का खरीदा, लेकिन इस फर्म ने भी तो कुछ खरीदा है। फर्म ने क्या खरीदा है, फर्म ने खरीदी है इनकी मेहनत, WIPRLLME, लैंड, लेबर, मनी और एंटरप्रेन्योरशिप, इनको फर्म ने इसको क्या पे किया है, तो फर्म का खर्चा भी मान लीजिए 100 रुपये है। अगर मैं दोनों को खर्चे जोड़ देता हूं तो मेरी जीडीपी आएगी 200 रुपये। कुल व्यय यानी कि इसने कितना व्यय किया, इसने कितना व्यय किया, मैंने कुल व्यय कर लिया तो मेरी जीडीपी आ गई 200 रुपये। मैं कहता हूं कुल आय कितनी हुई, फर्म का खर्चा, जो फर्म का खर्चा है वो इस हाउस होल्ड की आय है, तो फर्म का खर्चा कितना, 100 रुपये, ये 100 इसकी आय हो गई, इनकम, और इसका खर्चा, हाउस होल्ड का खर्चा फर्म की आय है, तो फर्म की आय कितनी हो गई, 100 रुपये। अगर मैं आय विधि से निकालूं तो भी जीडीपी कितनी आती है, 200 रुपये। और अगर मैं प्रोडक्ट विधि से निकालूंगा तो इसने कितना प्रोडक्शन किया और इसने कितना प्रोडक्शन किया, दोनों का प्रोडक्शन निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा, 200 रुपये। मेथड कोई भी हो, जीडीपी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिवार प्रारंभिक रूप में अतिरिक्त व्यय करने का निर्णय ले सकते हैं और अंत में उनकी आय उतनी ही बढ़ेगी जितना उसे अतिरिक्त व्यय के लिए आवश्यकता होगी। ये देखिए वर्तुलपात केवल इतना ही है, इसको आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है, इन्होंने एक एक चीज़ को एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हुई चलती है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ और तो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए हमारे मॉडल में हम इसमें क्या मानते हैं कि परिवार एक तो बचत नहीं करता है, सरकार नहीं होती है, ये इसलिए क्यों माना है, क्योंकि हमने टैक्स वगैरह सब्सिडी कुछ भी काउंट नहीं किया है, अन्य देशों से व्यापार नहीं होता है। 3 चीज़ें हमें मान के चलनी है, तभी हम सर्कुलर मॉडल निपटाएंगे। ठीक है, तो अब इसको अब जितना एक्सप्लेन करना चाहें, जितना बड़ा मॉडल बनाना चाहें एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर बना सकते हैं।
अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य की गणना कितने तरीके से हो सकती है। 3 विधियों से की जा सकती है। अब इन 3 विधियों को देख लेते हैं, गणनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला है उत्पाद मिली या मूल्य वर्धित विधि। तो पहला हुआ प्रोडक्ट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, या फिर वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। ये मेथड समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने एनसीईआरटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज दे रखे हैं, उनको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है बस क्या है। उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। किसकी? वार्षिक मूल्य की। किसकी? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के। यदि 1 वर्ष समय की इकाई हो तो इसकी गणना कैसे की जाए? क्या हम अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का योग करते हैं? इन प्रश्नों को समझने में एक उदाहरण दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में केवल 2 उत्पाद हैं। एक है गेहूं उत्पादक किसान और एक है बेकर। तो एक तो है फार्मर और एक है बेकर। इसी एक एग्जांपल से तीनों मेथड समझ लेंगे। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही किया हुआ है, उसी तरीके से चलते आसान रहेगा समझने। अब देखिए, गेहूं उत्पादक गेहूं का उत्पादन करते हैं और देखिए गेहूं उत्पादक ने क्या किया? गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं का उत्पादन करके एक बेकर को, बेकरी वाले को अपना गेहूं बेच दिया और उसने आगे ब्रेड बना के उसको बेच दी। तो हमें, ये हमारा एग्जाम्पल है। 100 रुपए का उसने उत्पादन किया गेहूं उत्पादक ने। उसने उस 100 रुपए में से 50 रुपए का गेहूं बेच दिया बेकरी वाले को। उस 50 रुपए के गेहूं से उसने 200 रुपए की ब्रेड बना के मार्केट में बेच दी। अब हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है। यही है, इसमें एग्जांपल है। हम मानना क्या है, इसमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है भाई। उत्पादन सीधा उसने चुटकी बजाई और उत्पादन हो गया, हमें ये मानना है। क्योंकि फिर वो पीछे की चीज़ें हम देखेंगे कि ज़मीन भी है, सारी चीज़ें, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हमें मेथड समझना है, तो हम ये मानते हैं कि उसने चुटकी बजाई और उसके पास 100 रुपये का गेहूँ उत्पादित हो गया है। ठीक है, वे गेहूं का कुछ अंश बेकर को बेच देते हैं और बेकर को भी कुछ और नहीं चाहिए, बेकर ने भी सीधा चुटकी बजाई और उससे 50 रुपए की से 200 रुपए की ब्रेड बन गई। तो देखिए, कुल उत्पादन किसान ने कितना किया? 100 रुपए, 100 रुपए का उत्पादन किया। अब पहले आप इसको देख लीजिए, टेबल अपन लास्ट में देख लेंगे। मान लीजिए कि 1 वर्ष में किसान द्वारा उत्पादित गेहूं का मूल्य 100 रुपए है। इनमें से 50 रुपए मूल्य का गेहूं बेकर को बेच दिया और बेकर गेहूं की इस मात्रा का उपयोग कर 1 वर्ष के दौरान 200 रुपए का ब्रेड बनाता है। अब हमें देखना है उत्पादन विधि से जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मूल्य कितना है? यदि हम क्षेत्र को देखिए, अगर हम ऐसे देखें कि इसने 100 रुपए का गेहूं उत्पादित किया और इसने 200 रुपए की ब्रेड उत्पादित की, तो कुल उत्पादन तो हो गया 300 रुपए। क्या ये सही है? क्या सही लगता तो है, लेकिन शायद उतना सही नहीं है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, 100 रुपए का इसने चुटकी बजाती गेहूं उत्पादन किया, इसका मतलब इसका इनपुट कुछ भी नहीं लगा, आउटपुट 100 रुपए, यानी इसने तो सीधा सीधा 100 रुपए का उत्पादन कर दिया। इसका उत्पादन हो गया 100 रुपए। इसने उत्पादन किया 200 रुपए का, लेकिन इसका 50 रुपए का खर्चा भी आया। कैसे खर्चा आया? क्योंकि इसने 50 रुपए के गेहूं बेकर को बेचे थे। तो इसने उत्पादन कितने का किया? 200 माइनस 50 यानी 150 रुपए का। तो उत्पादन नेट कितना हुआ? उत्पादन, एक्चुअल उत्पादन कितना हुआ? 100 रुपए का तो ये उत्पादन हुआ और 150 रुपए का उत्पादन ये हुआ। तो कुल उत्पादन कितना हुआ? 300 नहीं 250। दोबारा समझिए, 100 रुपए का जब उसने उत्पादन किया था, ये गेहूं वाले की फैक्ट्री है, यहां से इनपुट कुछ भी नहीं है, उसने कुछ भी रुपए नहीं लगाए, सीधा 100 रुपए का उत्पादन हो गया। तो इसका उत्पादन तो 100 रुपए है। इस 100 रुपए में से 50 रुपए इसने बेच दिए, 50 रुपए गेहूं इसने दे दिया बेकर को। तो बेकर के पास 50 रुपए का गेहूं आया और 200 रुपए का उत्पादन किया। तो बेकर ने एक्चुअल उत्पादन कितने का किया? 150 रुपए का। उत्पादन विधि का मतलब है, उत्पादन विधि का दूसरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड, मूल्य वर्धित। इसने कितने रुपए का मूल्यवर्धन किया? 100, 0 से 100 पे कितने रुपए का मूल्यवर्धन किया? 100 रुपए का। इसने कितने रुपए का मूल्यवर्धन किया? 50 रुपए से 200 यानी 150 रुपए का मूल्यवर्धन किया। तो उत्पाद विधि से जीडीपी कितनी आएगी? 250 रुपए। बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो तो समझाइए। पहली विधि हुई ये। दूसरी विधि पे आते हैं। ये अपनी टेबल कहाँ गई? ये रही।
देखिए उत्पादन मध्यवर्ती वस्तु है और मूल्यवर्धित। अब जो बीच में 50 रुपए का गेहूं है जो बेकर को दिया है, किसान ने दिया है बेकर को, उसका मूल्य कहां गया? तो दोस्तों वो मूल्य 200 रुपए में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं कहता हूं कि ये पेन मैंने 20 रुपए का बनाया, लेकिन इसको बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक 10 रुपए का खरीदा था, तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड की इसमें? 10 रुपए का मैंने प्लास्टिक खरीदा था, 10 रुपए की मैंने टेक्नोलॉजी लगाई और पेन बना दिया, तो पेन 20 रुपए का बना। लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोडक्शन मैंने कितने का किया? प्रोडक्शन मैंने किया 10 रुपए का। 10 तो जीडीपी कितनी होगी? 10 ये, और जिसने मुझे दिया उसने भी 10 उसने चुटकी बजाती मान लीजिए वो प्लास्टिक बना दिया था। तो प्रोडक्शन को हम जोड़ेंगे, उत्पाद को जोड़ेंगे, या फिर मूल्यवर्धन को जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। तो जीडीपी कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। तो देखिए जो 50 रुपए उसको मैं कहूँगा मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड। हमने कल पढ़ा था कि किसी कार को बनाते टाइम उसकी सीट हो गई या स्टील हो गया या लोहा हो गया या चद्दर हो गई, उन सबको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। तो किसान ने कुल उत्पादन कितने का किया? 100 का। बेकर ने कितने का किया? 200 का। प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु किसान के लिए कोई मध्यवर्ती वस्तु थी? नहीं। बेकर के लिए हाँ जी 50 रुपए थी। तो इसने उत्पादन कितने का किया? 100 का। और इसने उत्पादन कितने का किया? 150 का। तो जीडीपी कितनी हुई? 100 प्लस 150 यानी 250। ठीक है, तो यहाँ 300 आता अगर हम पहले मध्यवर्ती वस्तु के कंसेप्ट को नहीं जानते तो। ठीक है, ये आ गया। ये सब चीज़ें वही है जो मैंने आपको समझाई है। तो 2 बार गणना नहीं हो इसलिए हम मध्यवर्ती वस्तु को करते हैं। और ये तो आंसर कितना आता है हमारा? 250। इस चैप्टर को, इस लेक्चर देखने के बाद ना एक बार सरसरी नजर से आपको 15 से 20 मिनट लगेगी। एनसीईआरटी के इस चैप्टर को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेना लेक्चर देखने के बाद। आपका कंसेप्ट ही क्लियर है सारा, और एक पेज में पूरा चैप्टर आप लिख लोगे। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, वस्तु क्या होती है, बस खत्म। एक पेज में एक नोट बन गया। 50 पेज में तो इकोनॉमी के नोट्स बन के खत्म हो जाएंगे आपके। चलिए अब आते हैं, अब इसमें देखिए फर्म के निवल योगदान को जिस शब्द से सूचित किया जाता है उसे मूल्यवर्धित कहते हैं। मूल्यवर्धित यानी कि फर्म के पास चीजें आई, विप्र आए। फर्म के पास क्या आया? फर्म के पास आई लैंड आई, लेबर आई, पैसे आए और एंटरप्रेन्योरशिप आई। उसकी हेल्प से उसने किसी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड की, मूल्यवर्धन किया। मूल्यवर्धन करने के बाद उसने आगे बेचा। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं इसमें ये बताया गया है। अतः किसी फर्म का मूल्यवर्धित फर्म के उत्पादन का मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य है। ठीक है, कोई नहीं। फर्म के मूल्यवर्धित का वितरण उत्पादन के चारों कारकों में किया जाता है। अब जैसे जो फर्म ने वैल्यू ऐड की है, फर्म ने जो जैसे उसके पास 50 रुपए थे, उसने 200 रुपए की दर बनाई, मूल्यवर्धन कितना किया? 150 रुपए। अब उस 150 रुपए को कहाँ कहाँ बांटा जाएगा? सब जगह बांटा जाएगा। श्रम में जाएगा, पूंजी में जाएगा, उद्यमिता और भूमि में जाएगा। इसलिए एक फर्म द्वारा अदा की गई मजदूरी, ब्याज, लाभ और लगान फर्म के मूल्यवर्धित में जुड़ना चाहिए। मूल्यवर्धित एक प्रवाह परिवृत है। प्रवाह का मतलब होता है फ्लो। ये क्वेश्चन है आपका। ये सीधा सीधा आपको कभी भी देखने को मिल सकता है कि जो वैल्यू एडेड है, मूल्यवर्धन है, वो स्टॉक होता है या फ्लो। स्टॉक और फ्लो मैंने आपको कल समझाया था। तो क्या है ये? फ्लो है। तो पहली चीज आप समझ चुके हैं कि उत्पादन या मूल्यवर्धन से जीडीपी कैसे निकालते हैं। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें क्या दर्शाया गया है। यहां सभी परिवर्तों को मुद्रा के रूप में अभिव्यक्तित किया गया है। सूचीबद्ध विभिन्न परिवर्तों का मूल्यांकन करने के लिए हम वस्तुओं की बाजार कीमत पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण में हम उत्पादन श्रृंखला में और अधिक कारकों को समाविष्ट कर सकते हैं। अधिक कारकों का आप जितना एक फैक्टर लेना चाहिए। आप केवल एक ब्रेड और गेहूं पे क्यों रहते हैं, आप साइकिल पर भी आइए। धीरे 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 जब हम सारे फैक्टर्स को मिला लेंगे तो किसी देश की जीडीपी बन जाएगी। ठीक है, आइए अब आते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन हम देख ही चुके हैं। अगर हम सभी वस्तुओं का, सभी फैक्टर्स का, सभी चरणों पर, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, मान लीजिए 4 चरण हैं और चारों चरणों पर मूल्यवर्धन जोड़ लें। यहाँ पे भाई 0 था, फिर इसने 50 रुपये का प्रोडक्ट बना दिया, फिर इसने 100 रुपये का प्रोडक्ट बना दिया, फिर इसने 200 रुपये का प्रोडक्ट बना दिया, और अंत वाले ने इसको 300 रुपये का प्रोडक्ट बना दिया। अब मुझे जीडीपी निकालनी है तो मैं क्या करूँ? देखिए बेसिक, मेरे पास एक मान लीजिए बॉक्साइट है। बॉक्साइट का अयस्क मुझे मिल गया कहीं से। अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ओर। ये इसकी वैल्यू मुझे मिल गया तो पहले 0 रुपये थी,
मैं अपने पास पे अपने घर पे लेके आया, इसका मैंने शुद्धिकरण करके एल्यूमिनियम बना दिया। क्या बना दिया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से इसकी एल्यूमिनियम की कॉस्ट हो गई 100 रुपये। ठीक है, इसको मैंने एल्यूमिनियम को आगे एक फैक्ट्री में भेजा, उस फैक्ट्री ने इस एल्यूमिनियम की चादरें बना दी, शीट्स बना दी, एल्यूमिनियम की शीट्स बना दी, चादरें, और उसका चादर का मूल्य हो गया, उस एल्यूमिनियम का मूल्य हो गया 200 रुपये। अब तीसरी फैक्ट्री ने इस एल्यूमिनियम शीट से एयरक्राफ्ट के पंखे बना दिए और इनका मूल्य हो गया 500 रुपये। और चौथी फैक्ट्री ने उस एयरक्राफ्ट के जो पंखे हैं उनको जोड़ जोड़ के एक एरोप्लेन बना दिया और एरोप्लेन का मूल्य हो गया 1000 रुपये। अब मुझे इस इकोनॉमी की जीडीपी कैलकुलेट करनी है प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से जो जीडीपी कैलकुलेट करूंगा क्या होगा, यानी कि हर चरण में वैल्यू कितनी ऐड हो रही है। इस चरण में वैल्यू कितनी ऐड हुई? 100 बाद में, 0 पहले, तो 100 रुपये इस चरण में ऐड हुए। इस चरण में कितनी हुई? 200 बाद में, 100 पहले, 100 रुपये इस चरण में ऐड हुए। तीसरी कितनी हुई? 200 बाद में, 200 पहले, 500 बाद में, तो 500 में से 200 गए, 300 रुपये इस चरण में ऐड हुए। और इस चरण में कितनी हुई? 1000 बाद में, 500 पहले, तो 500 रुपये इस चरण में ऐड हुए। अगर मैं सभी मूल्यवर्धनों को, यानी सभी उत्पादों को, इसने कितना उत्पादन किया? 100 का, इसने 100 का, उसने 300 का और उसने 500 का, मैं सभी को जोड़ दूं तो 100 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 500, उत्पादन विधि से मेरी जीडीपी कितनी आएगी? 100 और 100, 200 और 300, 500 और 500, 1000 रुपये। जीडीपी कितनी है? 1000। जीडीपी की परिभाषा क्या होती है? किसी वर्ष में किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या है? ये इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो हमारा आंसर इसका मतलब सही है। तो उत्पादन विधि से इस तरीके से जीडीपी निकाली जाती है। अब हम आगे चलते हैं। ये ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत ज़्यादा ध्यान देने की नहीं है। ठीक है, ये स्टॉक और फ्लो की अवधारणाएं इसमें चलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आइए। ये बहुत सारे एग्जांपल, एक एक एग्जांपल को ना बहुत ज़्यादा वो करके दिया रखा है। ये यहाँ देखिए, जीवीए, जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका एक फॉर्मूला याद रख सकते तो रख लीजिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि सकल मूल्य वर्धन। कितना मूल्य वर्धन हो रहा है, कितना मूल्य बढ़ रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला है। वो ये फॉर्मूला दे सॉरी उसका एक फॉर्मूला है, वो दे रखा है। फर्म की बिक्री का मूल्य प्लस माल सूची में परिवर्तन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। देखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, बट आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए। फर्म की कितनी बिक्री हुई, बिक्री मूल्य। एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक कंसेप्ट आता है इन्वेंट्री का। मान लीजिए मेरे पास 100 फ़ोन बनाता हूं मैं, 100 फ़ोन में से 50 फ़ोन बिक गए, 50 फ़ोन अभी नहीं बिके हैं, लेकिन जीडीपी में फ़ोन बन तो चुके हैं। अगर मैं अंतिम वस्तुओं की बात करूं या उत्पादन की बात करूं या फिर मैं बात करता हूं कि वैल्यू एडिशन की, तो उसमें भी वो फैक्टर आएगा। लेकिन मेरे 50 फ़ोन मेरे पास मेरे स्टॉक में भी रखे हुए हैं, तो स्टॉक और जो स्टॉक में रखा हुआ सामान होता है उसको बोला जाता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, मैं फिर भी बता देता हूँ। बिक्री मूल्य प्लस माल सूची में, यानी इन्वेंट्री में, माल सूची इन्वेंट्री में कितना परिवर्तन हुआ है एक साल में। पिछले साल मान लीजिए मेरे पास 30 स्टॉक में रहते थे, इस साल मेरे पास 50 स्टॉक में रहते हैं। माल सूची में परिवर्तन का मूल्य, क्योंकि वो भी उत्पादन हो चुका है, और इसमें से माइनस कर देना है हमको फर्म द्वारा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स कितनी यूज की गई हैं, वस्तुओं का मूल्य। यानी कि अगर मेरे पास 100 फ़ोन थे और एक फ़ोन को मैं 100 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे जीडीपी होनी चाहिए 10,000। अगर 100 के 100 फ़ोन बिक जाते हैं तो मैं कहता 10,000 जीडीपी है। 50 बिके, 50 नहीं बिके, तो 50 का तो हो जाएगा बिक्री मूल्य, तो 50 का हो जाएगा 5,000 रुपये।
माल सूची में परिवर्तन का मूल्य, पहले मेरे पास इन्वेंट्री कितनी थी, पिछले साल इन्वेंट्री कितनी थी, एक भी फोन नहीं था। इस साल 50 फोन मेरे पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, तो उनका मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए। तो अगर मैं कहूं अगर मेरे पास साल के शुरुआत में कोई स्टॉक नहीं था, कोई स्टॉक नहीं था, और मैंने 100 फोन प्रोड्यूस किए, 100 रुपए के हिसाब से किए, तो 10,000 रुपए में मैंने सारे फोन बेच दिए। अब मान लीजिए साल के शुरुआत में मेरे पास 20 फोन थे, अब साल के अंत में मेरे पास 70 फोन है और मैंने 50 फोन बेच दिए, तो 50 फोन जो बेचे उनका मूल्य तो आ गया 5,000। प्लस माल सूची में परिवर्तन कितना हुआ, पहले 20 थे अब 70 है, तो 50 फोन का परिवर्तन यानी 5,000, माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं अगर कुछ है तो उसका मूल्य घटा देंगे। तो मध्यवर्ती वस्तु इस केस में है नहीं, तो वापस वही 10,000 आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निवल मूल्य वर्धित, ये देख लीजिए। देखिए जहां पर भी आपको नेट निकालना हो ना, जो भी निकालना हो, उसके लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो, यानी कि एनडीपी निकालना हो, या फिर नेट नेशनल इनकम निकालना हो, हम आगे देखेंगे, या फिर नेट वैल्यू एडेड निकालना हो, सकल मूल्यवर्धन, जहां पर भी आपको ये नेट निकालना होगा ना, जहां पर भी आपको ये नेट निकालना होगा, पहला एन आ गया तो आपको करना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, मूल्यह्रास घटा दीजिए। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम निकालनी है तो ग्रॉस नेशनल इनकम में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, नेट वैल्यू एडेड निकालना है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, जब भी कोई नेट निकालना होगा तो एन वालों में से डेप्रिसिएशन, जी वालों में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, तो आपका एन वाला मामला आ जाएगा। ठीक है, यही वही फॉर्मूला दे रखा था। अब अगर हमें जीडीपी निकालनी होगी तो हमने देखा हर स्तर पे होने वाले उत्पादन को हम जोड़ देंगे तो हमारी जीडीपी आ जाएगी। ये समीशन का साइन होता है, इसका मतलब जोड़ना, समीशन का मतलब होता है योग। और ये आई और एन क्या क्या लिखे हैं, इनमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस याद रखना है हर स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर होने वाले उत्पादन को, या फिर उत्पादन को ही मैं कहूंगा मूल्यवर्धन का योग जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, अब ये इनमें फॉर्मूले दे रखे हैं, बड़े टेढ़े टेढ़े फॉर्मूले हैं, इनको करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे अगली विधि पे आते हैं। अगली विधि है व्यय विधि। व्यय विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। पहला हमने उत्पादन विधि देख ली है, दूसरी देख रहे हैं हम व्यय विधि। ये क्यों देख रहे हैं हम, क्या कि हम जीडीपी के मेथड भी पढ़ रहे हैं, ये भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और तीसरी विधि जो आय विधि आएगी उससे हम नेशनल इनकम पे कूद जाएंगे। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना एक वैकल्पिक विधि उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि में रखकर भी कर सकते हैं। यानी कि दो चीजें होती है किसी भी इकोनॉमी में, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई कितना किया, उत्पाद कितना किया, मूल्यवर्धन कितना किया, वो तो हो गया सप्लाई साइड, लेकिन लोगों ने कितना खरीदा, कितना खर्चा हुआ, वो भी तो एक जीडीपी का आंकड़ा हो सकता है। आप इसकी एक रीडिंग लगाइए, मैं पानी पी लेता हूं हल्का सा। ठीक है अब देखिए, किसान बेकर वाले उदाहरण में हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि कैसे हमने देखा था किसान बेकर वाले उदाहरण में कि हमने चर्चा की थी 100 रुपये और उसने 200 रुपये का बेचा था। अब हम देखते हैं उसी एग्जाम्पल को कि वहाँ पे व्यय विधि में क्या देखेंगे। तो व्यय विधि को करने के लिए हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में व्यय विधि से निर्गत के समस्त मूल्य की गणना निम्नलिखित विधि से होगी। इस विधि में प्रत्येक फर्म द्वारा प्राप्त अंतिम व्ययों का योग प्राप्त करते हैं। अंतिम व्यय का वह अंश है जिसे मध्यवर्ती उद्देश्यों से ग्रहण नहीं किया जाता। अंतिम जो खर्चा किया गया है, बेकर किसान से 50 रुपए में गेहूं खरीदता है, अतः यह अंतिम की श्रेणी में नहीं आता है। अब बात आती है खर्चे की। व्यय विधि,
व्यय विधि में क्या ध्यान रखना है, अंतिम खर्च। ठीक है, तो किसान ने क्या किया था, किसान ने 100 रुपए का गेहूं उत्पादन किया था और 50 रुपए का इसको बेच दिया था। इसने क्या किया था, क्या नाम था, बेकर ने 50 रुपए का गेहूं खरीदा था और 200 रुपए का इसको बेच दिया था। अब व्यय, खर्चा कितना कितना किया, व्यय कितना कितना किया, तो देखिए बेकर किसान से 50 रुपए मूल्य का गेहूं खरीदा था उसने। यहां गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है क्योंकि उसने उससे ब्रेड बनाई है, गेहूं से ब्रेड बनाई है, तो गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है। मैं मध्यवर्ती से मतलब नहीं है, अंतिम से मतलब है, अंतिम व्यय की श्रेणी में नहीं आता। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के निर्गत का समस्त मूल्य कितना हुआ, 200 रुपए, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में लास्ट में खर्चा कितना हुआ है, 200 रुपए। प्लस 200 रुपए तो किसने किया, बेकर ने कितना खर्चा किया, बेकर ने खर्चा मतलब, बेकर खर्चे से मतलब है बेकर ने जो प्रोडक्ट बना के बेचा तो लोगों ने खरीदने में कितना खर्चा किया, टोटल उस इकोनॉमी में खर्चा कितना किया गया है, अंतिम खर्च। तो बेकर ने जो प्रोडक्ट बेचा, ऐसे समझिए, इसको डायग्राम बना देते हैं एक, ये किसान है, इसने दिया बेकर को और बेकर ने दिया लोगों को। पहले हमने देखा कि हमने मूल्यवर्धन किया था, 100 रुपये, 50 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 150 रुपये, तो 250 रुपये था। लोगों ने कितना खर्चा किया भाई इसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, 200 रुपये, क्योंकि इसने 200 रुपये में बेचा है। बेकर ने कितना खर्चा किया, बेकर ने कितना खर्चा किया किसान से गेहूं खरीदने में, 50 रुपये। किसान ने कितना खर्चा किया, किसान का तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ था, चुटकी बजाती हुआ था, 0 रुपये। तो अगर मैं सबके खर्चे जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा, 250 रुपये। वापस समझिए फटाफट, ये है किसान, इसने उगाए हैं गेहूं, 0 रुपये इसका इनपुट था, 100 रुपये इसका आउटपुट था। 100 रुपये के इसने उगाए थे, इसमें से 50 रुपये के इसने दे दिए बेकर को, बेकर ने दिया 200 रुपये लोगों को। वैल्यू एडिशन मेथड से देखते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड से इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया था, इसने वैल्यू एडिशन किया था 100 में से 0 100 रुपये का। इसने कितने का किया था, 50 रुपये का गेहूं खरीदा था, 200 में से 150 गए, 150 रुपये का। टोटल जीडीपी कितनी आई, 250 रुपये। अब हम व्यय विधि से देखते हैं खर्चे किसने कितने किए। व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए लोगों ने कितना खर्चा किया, लोगों ने खर्चा किया कितना, 200 रुपये प्रोडक्ट खरीदने के लिए। बेकर ने कितना खर्चा किया, 50 रुपये, किसको दिए थे, किसान को। किसान ने कितना खर्चा किया, कुछ खर्चा नहीं किया इस केस में। तो जीडीपी कितनी आई, 250 रुपये। यही हमारी व्यय विधि है, समझ में आई, ये हमारी है व्यय विधि, 250 रुपये। ठीक है, तो 250 रुपये इसने खर्चा कर दिया। ठीक है, अब इसमें अब एक चीज़ देखते हैं, जो व्यय विधि का जो फॉर्मूला है, व्यय विधि का अगर हम इस पूरी अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझें तो व्यय विधि क्या कहती है, व्यय विधि ये कहती है, इसका एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूला हमें याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, 250 रुपये आ गई जीडीपी। फर्म द्वारा निम्नलिखित खातों पर में व्यय प्राप्त कर सकती है, फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम भोग पर व्यय, इसे हम सी से डिनोट करेंगे। तो सी क्या है, फर्म आई निम्नलिखित खातों में अंतिम व्यय प्राप्त। अंतिम व्यय क्या है और वो फर्म कैसे कैसे प्राप्त कर सकती है, अंतिम व्यय यानी कि लोगों ने या अंतिम रूप से लोगों किसने क्या क्या खर्च किया है, तो वो हम कैसे कैसे प्राप्त करेंगे वो देखते हैं। फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम उपभोग व्यय, यानी फर्म ने जो प्रोडक्शन किया है उसके बदले में लोगों ने क्या क्या पैसे दिए हैं, तो वो आया कंजम्पशन, यानी कि सी, लोगों ने कंजम्पशन किया तो उसके बदले में पैसे दिए। ठीक है, इसका अपवाद भी हो सकता है, अपवाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेकंड क्या है, फर्म आई द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं पर दूसरी फर्म द्वारा उपगत अंतिम निवेश, यानी कि पहला तो आ गया कंजम्पशन, दूसरा क्या आ गया, उन्होंने जो पूंजीगत वस्तुएं थी, कैपिटल गुड्स थी, जो बीच में आ रही थी, जो प्रोडक्शन बनाने के लिए काम में आ रही थी, वो भी तो उन्होंने कहीं से खरीदी होंगी, बट वो जीडीपी का पार्ट नहीं बन रही हैं, तो उन वस्तुओं को का मूल्य भी हम ऐड कर लेते हैं। ब्रेड बनाने में मान लीजिए उसको कोई मशीनरी लगी, हालांकि एग्जाम्पल में नहीं लिया था, बट
अगर बड़े तौर पर देखें तो अगर हम ये कहते हैं कि उपभोग की वस्तुओं का जो प्राइस मिला है वो ही अंतिम है, तो हम इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा कि उपभोग की वस्तुओं के लिए जिस मशीनरी की ज़रूरत थी उसका वह भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर मान लीजिए कि इस प्रोडक्शन करने में ब्रेड पे लोगों को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है या गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है, तो गवर्नमेंट का कंपोनेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जीडीपी व्यय विधि से निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। फिर उसके बाद मान लीजिए कि वो हमने एक्सपोर्ट की है, तो एक्सपोर्ट करने के बाद पैसा आएगा और उसके बदले में कुछ चीज़ें हमने अगर बाहर से इंपोर्ट की होंगी, मशीनरी इंपोर्ट की होगी, तो उस इंपोर्ट का घटाना पड़ेगा। तो ये हमारा मेथड बनेगा व्यय विधि का फॉर्मूला। तो व्यय विधि का फॉर्मूला क्या बना, तो देखिए हमारा सबसे पहली विधि थी कौन सी, उत्पाद विधि, प्रोडक्ट विधि का फॉर्मूला बना था हमारा जीडीपी बराबर सभी जीवीए का योग, सभी जीवीए का योग, यानी इसको सिग्मा लिख करके लिखते हैं, बट ठीक है, आप वो सिग्मा से कोई जरूरत नहीं है, हर स्तर पर मूल्यवर्धन। फिर हमने देखा व्यय विधि, व्यय विधि में हम सभी खर्चों को जोड़ते हैं। तो खर्चों को जोड़ने के लिए क्या क्या खर्चे होंगे, कंजम्पशन का खर्चा होगा, जो हाउस होल्ड ने या परिवारों ने जिस चीज़ का उपभोग किया उसके बदले में दिया। फिर हमने क्या जोड़ेंगे इसमें, सेकंड चीज़ हम इसमें जोड़ेंगे जो मध्यवर्ती पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल वस्तुएं जो किसी दूसरी कंपनी से खरीदी है उनका। फिर इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है या गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है उसका कंपोनेंट। फिर हमने ब्रेड को अगर कहीं एक्सपोर्ट किया है तो उससे आने वाला पैसा। फिर ब्रेड के प्रोडक्शन में लगने वाली किसी भी सामग्री का अगर हमने इंपोर्ट किया है, टेक्नोलॉजी का या किसी का भी, तो उसका इंपोर्ट वाला खत्म माइनस हो जाएगा, ये इंपोर्ट वाला। ठीक है, इस मेथड को च्युइंगम मेथड कह सकते हैं, CIG और ये X-M लिख दीजिए ताकि इंपोर्ट लिखा जाए ये। ठीक है, तो च्युइंगम मेथड इसको बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हो गए दोनों, वापस देख लीजिए फटाफट। अवलोकन कीजिए कि मध्यवर्ती वस्तुएं जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं है, मध्यवर्ती वस्तुएं, पर व्यय के विपरीत निवेश व्यय को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं, तो उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हम हर स्टेज पे उत्पादन कर रहे हैं। हर स्टेज पर हम देख रहे हैं कि कितना उत्पादन किया गया है, तो हम हर स्टेज का इनपुट ले रहे हैं और हर स्टेज का आउटपुट ले रहे हैं। तो जो हम इनपुट ले रहे हैं उसमें हम अपना खर्चा बता रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं उसमें अपना प्रॉफिट बता रहे हैं, सेल बता रहे हैं। तो हर स्टेज पर मध्यवर्ती वस्तुएं ऑलरेडी उसमें काउंट हो जाती हैं। लेकिन जो ये सेकंड मेथड है, इसमें केवल खर्चों की बात होती है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं होती है, पूंजीगत वस्तुएं शामिल नहीं होती है, इसलिए उन्हें एडिशनली शामिल करना पड़ता है। तो ये 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं। तीसरा, वह व्यय जो सरकार फर्म आई के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर करती है, इसे हम जी से करते हैं। सरकार कुछ व्यय कर रही है, सरकार को लगा ये अच्छी चीज़ है, तो सरकार ने सब्सिडी दी लोगों को खरीदने के लिए, लोगों को वो चीज़ सस्ती पड़ी, बट वो सरकार ने तो खर्चा किया ना, खर्चा तो कहीं ना कहीं से हो ही रहा है। जब हम खर्चों को जोड़ेंगे तो सबके खर्चों को जोड़ेंगे, हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट आया, अंतिम व्यय और निवेश दोनों शामिल नहीं है। चौथा पॉइंट है निर्यात संप्राप्ति, जो फर्म आई विदेशों में अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर अर्जित करती है, इसे एक्स से किया जाता है, और फिर वो जो -M वाला किया है, अगर इंपोर्ट करती है तो उससे किया जाता है। तो ये इसने फॉर्मूला दिया है, और ये फॉर्मूले मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस च्युइंगम फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, च्युइंगम फॉर्मूला याद रखना है। कंजम्पशन हाउस होल्ड का, इन्वेस्टमेंट मतलब जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनका, फिर गवर्नमेंट वाला फैक्टर, फिर एक्सपोर्ट वाला फैक्टर, और फिर इंपोर्ट वाला फैक्टर, ये पांचों फैक्टर याद रखना है। अगले पे चलते हैं। ठीक है, ये जीडीपी आ गई कि क्या होती है जीडीपी। अब हम चलते हैं, व्यय विधि हो गई, आय विधि। अब हम नेशनल इनकम की तरफ आ गए हैं। आय विधि और नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम एक्चुअली साथी बहुत छोटा है, नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें समझनी जरूरी है। तो आय विधि क्या कहती है, आय विधि कहती है भाई, आपने प्रोडक्शन विधि में देख लिया, प्रोडक्शन देख लिया, सारे प्रोडक्शन को जोड़ दो, हर स्टेज में मूल्यवर्धन को जोड़ दो। खर्चों, व्यय विधि में आपने देख लिया कि सारे खर्चों को जोड़ दो। तो एक विधि ये भी है कि आय विधि में सबकी आय जोड़ दो, फर्मों की आय भी जोड़ दो, परिवारों की आय भी जोड़ दो, सरकारों की आय भी जोड़ दो, सबकी आय जोड़ दो। तो सबकी आय जोड़ने के लिए क्या तरीका है, वही किसी ना किसी को
वेज मिल रहा होगा, किसी ना किसी को इंटरेस्ट मिल रहा होगा, किसी ना किसी को प्रॉफिट मिल रहा होगा, किसी ना किसी को रेंट मिल रहा होगा। यही हमारी आय विधि है। पढ़ लेते हैं इसको। आरंभ में हमने उल्लेख किया है अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय का योगदान उत्पादन के सभी कारकों की सम्मिलित आय यानी अंतिम वस्तु पर किया गया व्यय के बराबर होता है। हमने देखा था अंतिम व्यय का टोटल जितना अंतिम व्यय होगा वो अंतिम आय के बराबर होगा, यानी कि कुल व्यय बराबर कुल आय। ठीक है, यहां इसे सरल विचार का अनुपालन होता है कि सभी फर्मों के द्वारा सम्मिलित रूप से अर्जित राजस्व का वितरण उत्पादन के कारकों के बीच ही होता है, यानी जो उनको पैसा मिला वो कहाँ वो लगाएंगे। फर्म ने कुछ गेहूं बनाने वाले बेकर ने जब लोगों को बेचा तो लोगों ने क्या खर्चा किया, लोगों ने 200 रुपये खर्चा किया था, तो लोगों का व्यय कितना था 200 रुपये। लेकिन उस 200 रुपये को लोगों ने आगे कहाँ लगाया, 200 रुपये को लोगों ने वापस 200 रुपये लोगों ने जो खर्च किया है, लोगों की आय भी तो उससे हो रही होगी, लोग कहीं ना कहीं से पैसा ले रहे होंगे, तो लोगों की आय कितनी है, जितनी व्यय है उतनी ही लोगों की आय है। तो व्यय कितना था 200, टोटल जीडीपी कितनी थी 250, तो ऐसे भी निकलेगी तो 250 ही निकलेगी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हैं। VIPR मैंने बताया था, ये विप्र वाले फैक्टर हैं, इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगी टोटल। अब देखिए जीडीपी की ये टेबल दी हुई है, अगर मैं व्यय विधि से निकालूं तो CIGX-M च्युइंगम मेथड जो हमारा है, या फिर मैं अगर विप्र विधि से निकालूं या GVA का टोटल करूं, जीडीपी हमेशा समान ही आएगी। तीनों में से किसी भी विधि से निकाल लूं तो जीडीपी निकालने की 3 विधियां हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हाईलाइट कर सकते हैं हम इसको। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बराबर ये GVA प्लस व्यय विधि बराबर आय विधि, किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। देखिए आइए हम एक संख्यात्मक उदाहरण पर नजर डाल लेते हैं। ये उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, 2 फर्म A और B हैं। मान लीजिए फर्म A कोई कच्चा माल प्रयोग नहीं करती, यानी केवल चुटकी बजा के काम कर रही है, तथा 50 रुपये मूल्य की कपास का उत्पादन करती है। इसने चुटकी बजाई, 50 रुपये की कपास का उत्पादन किया। फर्म A अपनी कपास फर्म B को बेचती है, जो इसका प्रयोग कपड़े के उत्पादन के लिए करती है। फर्म B उत्पादित कपड़े को 200 रुपये में उपभोक्ताओं को बेचती है। तो क्या किया A ने क्या किया, A ने कुछ, A की लागत कितनी 0, A ने उत्पादन कितने का किया 50 रुपये का। इसने ये कपड़ा B को बेच दिया, B ने उत्पादन कितना किया 200 रुपये का। अब हमें जीडीपी वीडीपी निकालनी है तीनों तरीकों से। ये उपभोक्ता को बेच दिया, लोगों को बेच दिया है। अब देखिए उत्पादन चरण में जीडीपी में मूल्य वृद्धि कितनी हुई, तो पहले मूल्य वृद्धि कितनी हुई, इधर कितनी हुई 50 प्लस इधर कितनी हुई 150, 200 में से 50 गए तो जीडीपी कितनी आई 200 रुपये। जीडीपी आई 200 रुपये, 50 रुपये और 150 रुपये। दूसरे विधि में देखिए देखिए क्या था, फर्म ए की बिक्री कितनी हुई, फर्म ए ने बिक्री कितने की 50 की, मध्यवर्ती खपत 0, मूल्य वृद्धि कितने की 50 की, इसने की 200, मूल्य वृद्धि 50 की, तो टोटल जीडीपी कितने की बनी 200 की। निस्तारण चरण में जीडीपी में व्यय वृद्धि में कितना हुआ, अंतिम व्यय कितना किया गया, अंतिम व्यय देखिए, अंतिम व्यय के लिए ये रहा, कहाँ गया अंतिम व्यय कितना किया गया, बी ने कितना, लोगों ने कितना अंतिम व्यय किया 200 रुपये, तो अंतिम व्यय कितना आया, ये देखिए कहाँ गया, अंतिम प्रयोग के लिए वस्तु तथा सेवाओं पर किए गए उपयोग का जोड़। उपरोक्त उदाहरण में उपभोक्ता द्वारा कपड़े पर किया गया अंतिम व्यय कितना था 200, तो जीडीपी कितनी बनी 200। अब वितरण के चरण में आय विधि क्या कह रही है, अब आय विधि देखते हैं। आय विधि की एक टेबल देखिए। मान लीजिए फर्म ए ने जो 50 रुपये का प्रोडक्शन किया, उसमें से 20 रुपये की तो उसने मजदूरी दे दी थी और 30 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ए की कीमत थी 0, लागत 50 रुपये थी उसकी कॉस्ट जो उसने बेचा, इसमें से 20 रुपये तो उसने दे दी मजदूरी और 30 रुपये का उसको हुआ प्रॉफिट। फर्म बी ने क्या किया, इसको 200 रुपये में बेचा था। फर्म बी का लाभ कितना था 150 रुपये, 150 में से 60 ही तो आ गई मजदूरी, 90 हो गया उसका प्रॉफिट। अब देखिए, अब अपने पास आय के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है, WIPR, यानी कि इकोनॉमी में कुल वेजेस कितना पे हुआ, कुल वेजेस कितने पे हुए हैं, कुल मजदूरी कितनी पे हुई है 60 और 20 80,
कुल प्रॉफिट कितना पे हुआ है, 90 और 60, 90 और 30 120, दोनों को जोड़ दूंगा तो भी 200, यानी हर मेथड से जीडीपी सेम ही आएगी। तो ये जीडीपी को समझने के हमने 3 मेथड देख लिए। क्या क्या मेथड देख लिए, एक देख लिया हमने प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी कितनी होती है, सिग्मा जीवीए, जीवीए का जोड़ सारा। फिर आता है एक्सपेंडिचर या व्यय विधि, व्यय विधि में हमने फॉर्मूला देखा च्युइंगम। और तीसरा आता है आय विधि, आय विधि में हमने देख लिया विप्र। तीनों से आंसर आएगा सेम ही। अब आ जाते हैं हम इसमें एक काम करते हैं, इस लेक्चर को ये रोक लेते हैं, 15-20 मिनट का एक लेक्चर और हो जाएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।